अक्षय जो किसी सोच में गुम हो जाता है और वो अपने आप से ही कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया को उसके घर वालों ने किडनैप कर लिया हो सकता हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? लेकिन रेयांश यहाँ पर क्या है? कहीं ठक्कर ने तो इसे नहीं भेज दिया? वैसे भी ठक्कर तो इसे अपना बॉस मानता है। फिलहाल यही है जो मुझे बचा सकता है उस ठक्कर से, वरना वो तो मेरे टुकड़े टुकड़े करवा देगा। रेयांश फिर से एक कश अपने होठों से लगा करके लेते हैं और उसका धुआं ठीक उसके मुंह के सामने छोड़ते हुए कहते हैं, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मेरे आने से खुशी नहीं हुई तुम्हें? अक्षय जो पूरी तरह से एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा वो शौक हूँ। तुम अचानक से दुबई से इंडिया, एक तो तुम इतना जल्दी जल्दी आना जाना करते हो, समझ में नहीं आता तुम कब दुबई में रहते हो कब इंडिया में। रियाज कहते हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं इंडिया में रहूँ या दुबई में? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ। अक्षय जो कहता है, वही तो, दोस्त ही तो हो तुम मेरे। अब अगर दोस्त हो तो एक छोटा सा काम कर दोगे क्या मेरा? रियांश कहते हैं, कोई काम नहीं करने वाला मैं तुम्हारा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? अक्षय जो कहता है, मैं ये एक कार कोठरी जैसा जगह जहाँ पर पुराने सामान रखे रहते थे, वो भी रियांश के ही कंपनी के, उनके मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स, जिसकी इंडिया में भी थोड़ी बहुत डीलिंग होती थी, उसके सारे पुराने माल यहीं पर रखे रहते थे और इस बारे में अक्षत को भी अच्छे से पता था। वैसे तो ये जगह रियांश की ही थी, लेकिन अक्षत को लगता है कि रियांश यहाँ पर है नहीं तो ये जगह जिया को छुपाने के लिए सेफ होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं पहुँच सकती थी। रियांश की बातें सुन करके वो धीरे से अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है, मैं वो रियांश कहते हैं, किसी को ढूंढ रही हैं तुम्हारी निगाहें? अब अक्षत इसका जवाब क्या देता कि वो जिया को किडनैप करके लाया था और उसे ढूंढ रहा है। अगर ऐसा वो गलती से भी बोल देता तो रियांश उसका कत्ल कर देते, जिस वजह से वो चुप रहना ही बेहतर समझता है और फिर रियांश के हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे ठक्कर से बचा ले, वो मुझे मार देगा। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी उसके मौत की कॉल उसके फ़ोन पर आने लगती है, यानी कि राजीव ठक्कर, जो कि बहुत खतरनाक आदमी था। वो तुरंत ही फ़ोन को देखते हुए अपने हाथ को तुरंत ही रियांश के हाथ पे रखते हुए कहता है, प्लीज़ बचा ले भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो मार देगा मुझे। रियांश अपनी जगह से खड़ी होते हैं और अपने बॉडीगार्ड से उसको वहीं बांधने का इशारा कर देते हैं। अक्षत कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर रियांश उसके साथ कर क्या रहे हैं। वो तुरंत ही आवाज़ लगाते हुए रियांश से कहता है, भाई ये क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पर क्यों बांध रहा है? रियांश कहते हैं, क्योंकि तूने मेरी जान को यहाँ पर बांधने के बारे में सोचा था। जिया को किडनैप कराने की कोशिश की थी ना तूने? जैसे अक्षत ये सुनता है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उनसे पूछता है, कि क्या क्या बात कर रहा है? मैं जिया को किडनैप क्यों करवाऊंगा? वो तो मेरी। अभी वो आगे जिया को कुछ बोल पाता उससे पहले ही रियांश अपने जलते हुए सिगरेट को उसके होठों पर टच कराते हुए कहते हैं, और जो अपने मुंह से उसका नाम भी लिया तो वेल, अगर उसको तुम्हारी निगाहें ढूंढ रही तो जल्द तुम्हारे सामने आएगी वो, लेकिन मेरी बन करके। अक्षय जो तुरंत ही अपने होठ को दबाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? उसके होठ का एक कॉर्नर जो जलते हुए सिगरेट की वजह से जल गया था और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। रियांश हंसते हुए कहते हैं, प्यार से समझाने की कितनी कोशिश की ना मैंने तुझे, लेकिन तू समझा ही नहीं। अगर तू उसे प्यार से रखता तो शायद मैं उसे तेरा होने देता, लेकिन तूने तो उसके साथ कुछ गलत ही प्लान कर रखा था। बेचना चाहता था उसे, और तुझे एक बार के लिए भी डर नहीं लगा कि अगर मुझे ये बात पता चलेगी तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा? डर किससे लग रहा है? उस ठक्कर से, 2 कौड़ी के गुंडे से डर रहा है तो। और मेरे बारे में भूल गया? जिया को तो मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं माफिया हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तुझे याद नहीं रहा क्या? अक्षय जो हिम्मत करते हुए रियांश की आंखों में देखता है, लेकिन उसकी आंखें तुरंत ही नीचे हो जाती हैं। रियांश की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और वो इतने गुस्से में अक्षत को देख रहे थे कि अगर वो थोड़ी देर और वहां पर रहते तो रियांश जिंदा अक्षत को जला देते। और अब रियांश अपने कदम को बाहर की तरफ बढ़ा लिए थे और अपने बॉडीगार्ड से ऑर्डर देते हुए कहते हैं, नजर रखना इस पर, भागना नहीं चाहिए ये।
और फिर वो तेज आवाज में अक्षत को सुनाते हुए कहते हैं, जल्द मुलाकात होगी तुमसे, तुम्हारी भाभी के साथ। अक्षय जो चिल्लाते हुए कहता है, वो तुमसे नफरत करती है, कभी तुम्हारी नहीं होगी वो। उसकी बात सुनते हुए एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हैं और फिर एक कश अपने सिगरेट का लेते हुए कहते हैं, प्यार से नहीं होगी तो क्या हुआ, जबरदस्ती करना मुझे भी आता है। वहीं दूसरी तरफ ठक्कर का कॉल अभी भी अक्षत के फोन पर लगातार आ रहा था। रियाज का एक बॉडीगार्ड अक्षत का फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से राजीव जो चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है वो इंसान, मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, पैसा लेकर भाग तो नहीं गया ना, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, वो जिया त्रिपाठी। उसने इतना बोला ही था कि तभी इधर से रियाज के बॉडीगार्ड जो बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तमीज से नाम लो उनका, पता चले तुम उनका नाम बदतमीजी से लो और तुम्हारी जान तुम्हारे हलक से बाहर निकल जाए। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। राजीव ये आवाज सुन करके थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, वो 2 कौड़ी की लड़की मेरी जान की दुश्मन बनेगी? एक बार मेरे हाथ में तो आने दो उसे, ऐसे मसल कर रख दूंगा मैं उसे, जय शंकर त्रिपाठी की इज्जत की तो पाए पाए लगने वाली है। इधर से वो आदमी फिर से ठक्कर को वार्न करते हुए कहता है, लास्ट वार्निंग है, जिया मैडम के बारे में इस तरह की बकवास मत करो। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ जिया अभी भी उसी दीवार से टिक कर बैठी हुई थी और अभी भी रह कर उसकी आंखों के आंसू बहना शुरू हो गए थे। उसे तो लग रहा था उसके चाचा ने उसे किडनैप करवाया है या फिर कहीं उस ठक्कर ने राजीव ठक्कर को, लेकिन उसके खाने की पसंद के बारे में कैसे पता होगा। वो काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन चाहे जिसने भी उसे किडनैप करवाया हो उसका बचना मुश्किल था और उसके सामने मौत खड़ी थी, ये उसे साफ तरीके से नजर आ रहा था। अभी वो अपनी जगह पर बैठी थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा धड़ाम से फिर से खुलता है। जिया जो अपनी जगह से कांपते हुए खड़ी होती है। पहले तो उसकी आंखों के सामने से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था क्योंकि उसकी आंखों में पूरी तरह पानी भरा हुआ था। वो अपनी आंखों को अपने हाथों से पोंछती है और फिर सामने की तरफ देखती है। 2 लड़कियां जो आगे बढ़ते हुए जिया के लिए लहंगा लेकर आ रही थीं। वो काफ़ी खूबसूरत और बहुत प्यारा लहंगा था। जिया उसको देखकर हैरान होते हुए पूछती है, ये ये क्या है? वो लड़की जो कहती है, मैम इसे आपको पहनने के लिए बॉस ने ऑर्डर दिया है, आप इसे पहनिए, हम आपको तैयार कर देते हैं। जिया ये सुनकर के अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, ये बॉस ने पर क्यों? वो स्टाफ जो कहती है, मुझे नहीं पता मैम, आपको बस इतना ही कहा गया है करने के लिए तो आप इतना ही करिए, उसके बाद हम आपको तैयार करते हैं, 5 मिनट है आपके पास। जिया को वो लहंगा दे करके वो स्टाफ फिर से वहाँ से चली जाती हैं। जिया पहले तो उस लहंगे और उस कपड़े को ध्यान से देखती है और फिर उससे अपने हाथ से टच करते हुए कहती है, क्या वो लोग मुझे इन कपड़ों में जलाने वाले? हाँ। और जिया का ओवर थिंकर वाला दिमाग फिर से एक्टिवेट होता है। जिया जो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए कहती है, ये लोग मुझे ये कपड़ा पहनाएंगे और उसके बाद ऐसा प्रिटेंड करवाएंगे कि मैं भागकर शादी करने गई थी। ज़रूर चाचा मुझे इसी वजह से सबके सामने जला देंगे, ये कह करके कि मैं भागकर शादी कर चुकी हूँ। मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। और ये बोल करके वो ज़ोर से उसे अपनी पूरी हिम्मत करके बाहर की तरफ फेंकती है। वो लहंगा जो दरवाजे के पास जाकर गिरता है और वो इधर उधर भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पूरा रूम जो पैक्ड था और उसे एक भी ऐसी जगह नहीं मिलती जो खुला हो। अगर कोई खुली जगह थी तो वो सिर्फ दरवाज़ा था, लेकिन अभी वो भी बाहर से लॉक कर दिया गया था। जिया जोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहती है, कोई मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता और जितने भी लोग उसकी आवाज़ सुन रहे थे वो सब उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। जिया जो रोते रोते वहीं दरवाजे पर टिक कर फिर से बैठ जाती है। थोड़ी देर में दरवाज़ा फिर से धीरे से खोला जाता है, लेकिन जिया वहीं पर बैठी हुई थी। वो फिर से पीछे होते हुए उस दरवाजे को खुलता हुआ देखती है। बाहर से 2 स्टाफ जो अभी उसे लहंगा देकर गई थी वो जिया को देखते हुए कहते हैं, मैम आप तैयार क्यों नहीं हुई? आपको बोला गया था ना। जिया जो कहती है, ये क्या मैम लगा रखा है, मुझे मारने वाले हैं वो, और मैं ये तैयारी करूं? मुझे लहंगा पहन करके नहीं मरना। जो भी तुम्हारा बॉस है, अगर वो मुझे मारना ही चाहता है तो बोल दो, आए और बस एक बार में सारा काम खत्म करे।
इतना सस्पेंस क्यों बना रहा है? उसे लग रहा था कि ये उसके अपने चाचू हैं और उसके चाचू पर तो उसका गुस्सा पहले से ही बहुत तमतमाया हुआ था। जिया जो अपने आ रहे माथे के पसीने को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछती है और पीछे जा कर के उन लोगों के सामने दीवार पर टिक जाती है और अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से निकलने के लिए मेरी मदद करिए प्लीज़। वो बॉस यहीं पर हैं। एक स्टाफ जो अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती है, मैम वो अभी यहाँ पर है नहीं, लेकिन वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से तैयार हो जाएं, वरना वो ज़बरदस्ती करने पर आएंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी आपकी। जिया उस स्टाफ की ऐसी आवाज़ सुनकर कहती है, एक लड़की होकर आप मेरा साथ नहीं दे सकती। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, वो भी ये लहंगा पहना करके। ये कैसी मौत है? इतने खूबसूरत सजा धजा कर मुझे क्यों मारना है? मारकर ख़त्म क्यों नहीं कर देते? वो स्टाफ जो कहती है, कोई बात नहीं मैम, अगर आप ये लहंगा नहीं पहनना चाहती तो वो खुद आकर आपको ज़बरदस्ती पहनाएंगे। फ़िलहाल हमारा काम है आपको तैयार करना। आप बैठ जाइए, हम मेकअप किट लेकर आते हैं। और उसके लिए 3-4 स्टाफ और बाहर से आती हैं, जिसने बहुत अच्छे मेकअप किट जो कि काफ़ी ब्रांडेड नज़र आ रहे थे उसे लेकर अंदर की तरफ आ जाती हैं। वहाँ पर एक शीशा था। जिया को उसे शीशे के सामने बैठाया जाता है और तैयार करने लगा जाता है और उसे मिल करके सब लोग तैयार करने लगे थे। जिया जो वहाँ से हिलना तो चाह रही थी, लेकिन 2 स्टाफ ने उसे उसी चेयर पर बांध दिया था और अब उसकी मेकअप हो रही थी। जिया जो लगातार रोई जा रही थी, वहीं एक स्टाफ जो उसे रोकते हुए कहती है, मैम अगर आप इसी तरह से रोती रही तो हम मेकअप नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ कोऑपरेट। जिया उन सबको एक बार देखती है और फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, ठीक है, नहीं रोऊंगी, मैं मरने जा रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि आप लोग का मेकअप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कैसा साइको इंसान है? मेरे चाचू ये सब कैसे कर सकते हैं? वही वो लड़की जो कि एक नई नवेली स्टाफ थी और वो नहीं जानती थी कि उसे इस बारे में बात करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, वो आपके चाचा तो नहीं लगते, जो बॉस हमारे हैं वो अभी आगे कुछ बोलती कि तभी दूसरे स्टाफ जो थोड़ी एजेड थी वो अपना आँख उसको दिखाती है तो वो एकदम से चुप हो जाती है। वहीं जिया का मेकअप अब शुरू होता है और लगभग आधे घंटे में उसे पूरी तरह से दुल्हन का ब्राइडल मेकअप दे दिया गया था, लेकिन जिया अभी भी ब्लैक साड़ी में ही थी। वहीं वह स्टाफ जाकर कहती है, मैम ये रहा आपका लहंगा, इसे प्यार से पहन लीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ज़्यादा बुरी हालत हो और आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करे। आप अच्छी हैं और काफ़ी मासूम भी। होप सो आप सिचुएशन को समझेंगी। और ये बोलकर कि वो सब फिर से बाहर जाती हैं और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती हैं। जिया जो उस कांच के पाकर के जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर उस हाथ में लिए लहंगे को नीचे की तरफ फेंकती है और उस कांच को ध्यान से देखते हुए कहती है, इससे पहले कि मेरे बारे में कुछ गलत बताया जाए, मैं सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आखिर में मुंबई क्यों आई थी। अगर मैं अपने घर की हकीकत सबको बता दूंगी और मीडिया तक ये बात पहुँच जाएगी तो शायद मेरी दी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हाँ, मुझे यह मत करना होगा। और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, उसे कोई लिखने की कोई जगह मिल जाए। चाहती थी कि वो अपने दिल की सारी भड़ास को लिख करके मीडिया तक किसी भी हालत में पहुंचा दे, क्योंकि आज वो मरने वाली थी और उसे अब अपने खानदान से कोई लेना देना नहीं था। उसका अगर कोई रिश्ता था तो सिर्फ अपनी दीदी और अपनी प्यारी चाची से, लेकिन अब वो किसी के लिए कुछ कर तो नहीं सकती थी। आज से पहले सिर्फ अपनी सिस्टर के काम आना चाहती थी। कई बार उसके मार को उसकी अपनी बहन ने कई बार उसकी बहन ने उसकी गलतियों को अपने ऊपर लेकर के उसे बचाया था और अब बारी थी जिया की कि वो नेहा की ज़िंदगी को बचा ले। वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश तो करती है मगर उसे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वह ज़ोर से चेयर को उठा करके उस कांच के शीशे को बार बार मारने लगती है। बार बार मारने की वजह से उस कांच में अब थोड़ा थोड़ा क्रैक आने लगा था। जिया उसे अपने हाथ से मारती है, जिससे जिया के हाथ पर भी पूरी तरह से खून आ जाता है, लेकिन वो इस वक्त किसी भी चीज़ को देखने की हालत में नहीं थी और वो उस कांच का एक छोटा सा टुकड़ा निकालती है और जल्दी से उसे अपने हाथ पर रख लेती है। लेकिन अभी वो अपने हाथ को कट कर ही पाती, तभी अचानक से दरवाज़ा फिर से खुलता है और इस बार दरवाजे के खुलने का स्पीड और आवाज़ कुछ अलग था। जैसे ही दरवाज़ा खुला था, टक टक की आवाज़
उसके कानों में पड़ने लगती है और ये कोई स्टैंडर्ड शूज की आवाज़ थी। उसके साथ ही परफ्यूम की महक पूरे रूम में फैल जाती है, जो कि उसके शूज़ की टक टक की आवाज़ जिया के कानों में जैसे ही पड़ती है, वो एकदम से अपनी पूरी बॉडी को ज़ोर से अपने दोनों हाथ से पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरह से कांपने लगती है। उसकी आंखों के आंसू लगातार उसके गालों को भिगोते हुए नीचे गिर रहे थे और वो बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे घूमने की कोशिश करती है। पीछे एक शख्स जिसने अपने एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में जिया का वही लहंगा पकड़ रखा था, और जैसे जैसे हिम्मत करते हुए उसकी नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है, जिया एकदम से अपने कांच के टुकड़े को हाथ से छोड़ते हुए हैरानी में उस आदमी को देखते हुए कहती है, आप आप कर रहे थे ये सब? आइए जानते हैं आखिर कौन था ये शख्स जिसने जिया को किडनैप करवाया था और कौन था ये शख्स जिसे जिया को लहंगा पहना करके मारने का शौक था। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है जिया की जिंदगी में आगे। स्टार्स आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया स्टाफ रिवाइव करने यहाँ पे सोचते चले शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया के ठीक सामने अब वो शख्स आकर खड़ा हो चुका था जो अब तक जिया की जिंदगी में सस्पेंस बनाए रखा था। वो जानना चाहते थे कि आखिर यह कौन सा अजीब साइको शख्स है जो उसको लहंगा पहनाकर मारना चाहता है, और वो भी पूरे ब्राइडल लुक में। लेकिन जिया की नज़र जैसे ही उस शख्सियत के चेहरे पर पड़ती है, वो पूरी तरह से और ज़्यादा कांपने लगती है। उसके हाथ का हाल और ज़्यादा बुरा हो गया था, वो बुरी तरह से कांप रहा था। जिया ने अपने दूसरे हाथ में एक कांच का टुकड़ा पकड़ रखा था, लेकिन उसके हाथ से वो भी गिर जाता है और वो धीरे से कहती है, हाँ, आप। जिया के होंठों से कैसे वो शब्द निकले थे ये सिर्फ उसे पता था। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर में ऐसा लगा था जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा, और अभी वो अपनी आंखें बंद करके बेहोश होती उससे पहले वो इंसान उसको ज़ोर से अपनी बाहों में भरता है और तुरंत ही उसके गाल पर टैप करते हुए कहता है, जिया, जिया। लेकिन जिया बेहोश हो चुकी थी, वो भी डर की वजह से, और साथ ही रोते रोते उसकी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। वो शख्स जो उसे अपनी गोद में उठा करके दूसरी तरफ लेकर आता है। दूसरे रूम में बहुत ही अलग लेवल का लाइफस्टाइल था। जैसे लग रहा था कि जिस काल कोठरी में जिया को रखा गया है वो एक अलग दुनिया थी, और जहाँ उस शख्स ने अभी जिया को ले आकर रखा था वो एक अलग। वो एक लग्जूरियस बेड पर जिया को लेटाता है और धीरे धीरे उसके सर पर टैप करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें जिया। वहीं उसकी आवाज़ में एक इमोशन था, लेकिन उसके साथ ही एक गुस्सा भी। के स्टाफ को बुलाता है, जिससे दौड़कर दो स्टाफ अंदर आते हुए अपने सिर झुकाते हुए कहती हैं, यस बॉस। वो आदमी जो कहता है, विहान को कॉल लगाओ, बोलो कि इमरजेंसी है। रियांश को ऑर्डर मिलते ही वो दोनों स्टाफ भागकर बाहर की तरफ जाते हैं। विहान सक्सेना जो कि एक जाने माने डॉक्टर थे, उसके साथ ही वो रियांश के काफ़ी अच्छे फैमिली फ्रेंड भी थे। जिया को पता नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन जिया उस जगह को देख ना पाए, इसी वजह से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दिया गया था, क्योंकि जिया इस जगह पर पहले भी आ चुकी थी। ये रियांश का ही फार्म हाउस था। जैसे ही विहान को कॉल लगाया जाता है, थोड़ी देर में विहान भी वहां पर पहुंचता है, और काफ़ी जल्दी में उसे लगा था कि कहीं रियांश की सिस्टर वासना की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, क्योंकि वासना का एक क्रिटिकल दवाई चलती थी और इस बारे में उसके फैमिली को नहीं पता था, इवन उसको खुद भी नहीं। वो जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचता है, रियांश बाहर रेलिंग पर टिक कर खड़े थे। सेकंड फ्लोर पर आते ही वो रियांश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, और वासना की तबीयत तो ठीक है ना? अचानक से इमरजेंसी, लेकिन फार्म हाउस में? रियांश उसकी कोई बकवास ना सुनते हुए उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं, वो लड़की बेहोश है, उसे जाकर चेक करो। पता नहीं क्यों विहान को लगता है कि ये वासना ही होगी, जिसकी वजह से वो पूरी तैयारी से अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की का चेहरा देखता है, वो एकदम से हैरान होते हुए पूछता है, ये कौन है? रियांश भी उसके साथ अंदर आ गया था और वो कहता है, कौन है, क्या करती है, क्या नाम है, इस बारे में हम बाद में बात करें, तुम इसे चेक करो। रियांश की बात सुनते ही विहान भी उस लड़की को चेक करता है, उसका टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर, और धीरे धीरे उसकी बॉडी को उसकी आंखें खोल कर देखते हुए वो रियांश से कहता है, इट्स नथिंग वेरी सीरियस, बस नॉर्मली ये बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, शायद किसी स्ट्रेस की वजह से। रियांश जो कहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? विहान जो कहता है, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बहुत प्रॉब्लम नजर आ रही है, और ये कौन सी लड़की है साड़ी में इस तरह?
शादी तो नहीं कर ली ना तूने? भाई कतई बहुत छुपा रुस्तम निकला तू। रेहान रेहान से कहते हैं, हो गया तुम्हारा काम, अब दफ़ा हो जाओ। रेहान जो कहता है, ऐसे कैसे दफ़ा हो जाऊं? पहले बता तो ये कौन? लेकिन तभी उसका चेहरा दोबारा से रेहान देखते हुए कहता है, इस लड़की को तो मैंने पहले भी देखा है, कोई तो है ये जिसे मैं जानता हूँ। रेहान जो कहते हैं, ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी निकलो यहाँ से। रेयांश को कुछ इंपॉर्टेंट काम था जिया से और वो नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा उन दोनों लोग के बीच में आए। रेहान जो कहता है, मैं तभी जाऊंगा जब मुझे इसके बारे में पूरी तरह से बातें पता चलेंगी। ये वो लड़की है जिसे कुणाल हॉस्पिटल में लेकर आया था और उसने बोला था कि रेयांश, ओह याद आ गया, 2-3 महीने पहले ये लड़की आई थी हॉस्पिटल में। मुझे अच्छे से याद है वो यही लड़की थी। कुणाल उसको लेकर आया था और बोला था कि रेयांश सर को मिली है। तो आप ही हैं वो जिससे ये लड़की मिली थी और आपने इसे हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया था। क्या बात है। माँ आंटी जी को पता है बात कि उन्हें बहू मिल चुकी है जिसे छुपा कर आपने फार्म हाउस में रखा हुआ है? रेयांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, हो गई तुम्हारी बकवास, तो निकलो यहाँ से। तुम्हारा पैसा तुम्हें चार्ज में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा फीस दे दूंगा, लेकिन चुपचाप से दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रेयांश जो कहता है, ठीक है जा रहा हूँ, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहा है, रह उसके साथ, मुझे क्या। और ये बोल करके वो तुरंत ही वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। उसे पता था रेयांश का नेचर कुछ ऐसा ही है, वो दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा हैंग आउट करने में विश्वास नहीं रखते थे। वैसे तो अक्षत के साथ भी उनका कुछ ऐसा ही रिलेशन था, लेकिन जब से जिया अक्षत के साथ आई थी, रेयांश का बिहेवियर अक्षत के साथ थोड़ा बहुत बदल गया था। रेयांश उसके बगल में बैठे हुए लगातार उसके फोरहेड को अपने हाथों से रब कर रहे थे, कभी उसके बालों पर हाथ फेरे थे तो कभी उसके गाल पर, और वो उसका वेट कर रहे थे कि कब वो होश में आएगी। जिया की आंखें धीरे धीरे थोड़ी देर बाद खुलती हैं और उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा झूमर नजर आता है जो कि ठीक उसके सर के ऊपर लगा हुआ था। जिया को हर जगह सिर्फ उसकी मौत नजर आ रही थी और उसे लगता है कि यह झूमर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। वो एकदम से घबराते हुए उठती और फिर कहती है, प्लीज़ मत मारना मुझे, प्लीज़ मत मार। लेकिन ये बोलते बोलते उसकी नज़र अपने ठीक बगल में बैठे रेयांश पर जाती है जो कि स्टूल पर बैठे हुए उसी को देखे जा रहे थे। वो उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं था, वो बहुत ही नॉर्मली उसको देख रहे थे। लेकिन जिया डर कर पीछे होते हुए कहती है, मुझे मत मारिएगा प्लीज़, मुझे मत मारिएगा प्लीज़। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक भी नहीं है, चलो मेरे साथ। जिया जो कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज़। रेयांश जो कहते हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और ये तुम्हारा कपड़ा है, पहनो इसे और तैयार हो जाओ। जिया जो कहती है, ये कपड़ा आप, ये कपड़ा मुझे क्यों पहनाना चाहते, मारने वाले हैं ना, तो ऐसे ही कपड़ों में मार दीजिए, लहंगा पहना कर कौन मारता है। रेयांश जो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाली हो, लेकिन मैं उसमें तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। हाँ, डर है कि कहीं तुम्हें ऐसे देखकर कि मेरी मौत ना हो जाए, बट इट्स ओके, थोड़ा रेस्ट ले सकता हूँ मैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाटक मत करो। और ये बोल करके वो रूम से बाहर निकलने वाले होते कि तभी जिया उस लहंगे को दोबारा से नीचे फेंकते हुए कहती है, मैं इसे नहीं पहनूंगी। रेयांश जैसे ही उस लहंगे को नीचे गिरता हुआ देखते हैं, वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए ज़ोर से दीवार पर मारते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम ये पहनो, प्यार से पहन लो, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। जिया, जितना अक्षत ने बताया था, जिया रेयांश से बहुत ज़्यादा डरा करती थी और बस रेयांश का इतना बोलना था कि जिया तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और नीचे गिरे उस कपड़े को अपने हाथ में उठा करके चुपचाप पहन लेती है। उसे नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मौत उसके आसपास है, बस उसे इतना विश्वास मिल चुका था। अब आगे क्या होने वाला था जिया के साथ, यह तो वक्त ही बताएगा। जिया को उस कपड़ों को पहनने में लगभग आधे घंटे लग जाते हैं। जैसे तैसे करके वो पूरा कपड़ा एडजस्ट करते हुए अपने आप को तैयार कर चुकी थी। उसने कोई भी ज्वेलरीज अपने शरीर पर नहीं डाली थी। वो बस ऐसे ही उन कपड़ों में बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खटखटाती है जो कि बाहर से लॉक किया गया था। दरवाज़ा धीरे से खुलता है और जैसे ही जिया का चेहरा रेयांश के ठीक सामने पड़ता है, वो एकदम से अपने कदम से लड़खड़ा जाते हैं और साइड से टिकते हुए कहते हैं, उफ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और इसमें बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगने वाली हो, पर
इतना नहीं। रेयांश उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक अजीब सा पागलपन था जिसमें जिया को देख कर के ही डर लग जाता है। वो पीछे होते हुए कहती है, आपकी सारी बात मान ली है मैंने, प्लीज़ अब मुझे मत मारिएगा। रेयांश उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मार तो तुमने मुझे दिया है। और उसकी तरफ धीरे धीरे झुकते हुए कहते हैं, अपनी खूबसूरती से, अपनी इन अदाओं से, और स्पेशली अपनी इन बेवकूफ़ों भरी अदाओं से। जिया ये सुनकर के थोड़ा और नीचे अभी होती कि तभी रेयांश उसके कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, गिर जाओगी। चलो। जिया जो कहती है, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं आप? और अक्षत सर। उसने इतना बोला ही था कि तभी रेयांश उसके होंठ पर अपने हाथों को जोर से रखते हैं और उसे पीछे दीवार पर टिकाते हुए उसके होंठ को अपने थंब से रब करते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा अक्षत, अब बंद करो इसे। जिया जो इस तरह से अपने होठों पर उनके थंब को रब होता हुआ देखकर अपनी आंखें धीरे से बंद करती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। रेयांश उसके गाल पर अपना हाथ धीरे धीरे सहलाते हुए उसके कान की तरफ आते हुए कहते हैं, जस्ट रिमेंबर इट, अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक नाम होना चाहिए, रेयांश अग्निहोत्री। इसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी छोड़ दो तुम। जिया उनकी बात बस अपने कानों से सुनती है, लेकिन उनकी तरफ देखती नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी एक नई मुसीबत में आने वाली है। रेयांश उसको एक बार देखते हैं और फिर अपने पीछे खड़े कुछ स्टाफ से कहते हैं, ऐसे दुल्हन बनाकर तैयार करो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जिया को सारे स्टाफ घेर करके खड़े हो गए थे और कोई उसके हाथों में चूड़ी पहना था तो कोई उसके कानों में झुमके। जिया बिल्कुल एक मूर्ति की तरह खड़ी थी, एकदम स्टैचू की तरह, और बस उसको सजाया जा रहा था। जिया जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और फिर एक स्टाफ जो जिया के कमर पर हाथ रखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, चलिए मैडम। जिया धीरे धीरे अपने कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके पैर की आवाज़ बहुत तेज थी और जैसे जैसे वो एक कदम रख रही थी, रेयांश बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनके कानों में भी जिया के पैर की आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं, आई नो ये मूव थोड़ा अजीब है, थोड़ा अलग है, पर इट्स ओके। क्या करूं? अब तुम शरीफों की तरह तो मुझसे शादी करोगी नहीं, और मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने से तो रहा नहीं। और ये बोलकर वो जैसे ही पीछे की तरफ देखते हैं, जिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। रेयांश उसके लिए अपने हाथों से उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और धीरे से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, अंदर बैठो। जिया अपने लहंगे को संभालती है और चुपचाप जाकर अंदर बैठ जाती है। अभी नहीं पता था उसे कि उसके साथ क्या होने वाला है। शायद अभी भी उसके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने वाला था। जिया का ये सफ़र कुछ मिनटों में तय होता है और रेयांश की गाड़ी जो एक मंदिर के सामने आकर रुकती है, जहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन उस जगह पर काफ़ी अच्छी तरह से सजावट कर रखा गया था। जिया जो बिल्कुल चुपचाप वहाँ से उतरती है और मंदिर की तरफ जाने लगती है। उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे का क्या सिनेरियो बनने वाला है। जिया को एक पंडित आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कन्या बहुत प्यारी है और सब कुछ कुशल मंगल होगा, ये आशीर्वाद है मेरा। आप लोग भी राधा कृष्ण का आशीर्वाद ले लीजिए। जिया जैसे ही अपने कान्हा जी की मूर्ति देखती है, वो अपने लहंगे को थोड़ा जल्दी में उठा कर के अंदर की तरफ भागती है और उनके कदमों में आकर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से वहीं पर रोने लगती है। पंडित जी उसे रोकना चाह रहे थे कि वो इस तरह से अंदर ना जाए, लेकिन तभी रेयांश उस पंडित को रोकते हुए कहते हैं, जाने दो उसे, उसका कंफर्ट जोन अभी तक वही है। फिर में जिया जो रोते रोते अपनी जगह से उठती है, रेयांश उसे संभाल कर मंडप के पास ले जाकर बैठाते हुए कहते हैं, अब हमारी शादी होने वाली है। जैसे ही रेयांश ने इतना बोला था, जिया अचानक से अपने चेहरे को रेयांश की तरफ घुमाते हुए कहती है, क्या? रेयांश अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आई एम गोना मैरी यू। ये बात सुनकर जिया अपनी जगह से जबरदस्ती खड़े होते हुए कहती है, क्या भद्दा मजाक है ये, मैं ये सब नहीं करने वाली। उसने ये बहुत तेज बोला था, जिसकी वजह से रेयांश के सारे बॉडीगार्ड्स एकदम से हैरान रह गए थे, क्योंकि इस तरह से रेयांश से कभी कोई बात नहीं करता था,
लेकिन जिया की तो ये शुरुआत की आदत थी। उसका सारा हिम्मत रेयांश के सामने ही निकलता था। जहाँ वो सबसे घबराया करती थी वहाँ वो रेयांश के सामने चिल्ला ही दिया करती थी। लेकिन अक्षत ने रेयांश के बारे में जितना उसे बताया था, उसे थोड़ा बहुत रेयांश से डर तो लग रहा था, लेकिन वो इस तरह से उनके साथ जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकती थी। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी, पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। और ये बोल करके पहले वो जिया की डायरी को उसके हाथ में रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी पूरी कहानी पढ़ी है मैंने, काफ़ी बुरे लोग हैं तुम्हारे घर वाले। और फिर वो एक टैबलेट दिखाते हुए उसे कहते हैं, देखो तुम्हारे घर के आसपास 2 बॉम्ब लगे हुए हैं और ये टाइम बॉम्ब है। जल्द से जल्द अगर तुम ये शादी नहीं कर लेती तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और उसके साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी। जैसे ही जिया टैबलेट में बॉम्ब को टिक टिक करता हुआ सुनती है और अपनी आंखों से देखती है, वो तुरंत ही टैबलेट को नीचे फेंकते हुए कहती है, "हाँ, नहीं, मेरे घर वालों के बारे में आप नहीं जानते। वो लोग मेरी बहुत केयर करते हैं। मेरी चाची प्रेग्नेंट है और मेरी दी को कुछ हो जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़। रियांश कहते हैं, ओह माय गॉड, तुम तो इतना परेशान हो गई। मुझे तो लगा था कि तुम्हें खुशी मिलेगी इस बात को सुनकर कि मैं तुम्हारे घर वालों को मारने वाला हूँ। जिया जो कहती है, नहीं, मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ। वो लोग सिर्फ मेरी केयर करते हैं और मैं अपने घर से इसलिए नहीं भागी थी क्योंकि वो लोग मुझे मारते हैं। इसलिए भागी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उन्हें कुछ प्रूफ दूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। रियांश कहते हैं, तुम तो काफ़ी अच्छी बेटी निकली। तो चलो ठीक है, फिर जल्दी से मरना पे बैठो और शादी कर लो मुझसे। जिया जो कहती है, मैं शादी नहीं कर सकती। रियांश कहते हैं, ठीक है फिर, ये टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है, 1 घंटे में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तुम्हारे मोहल्ले के आसपास में तुम्हारी कोई फ्रेंड भी रहती है, उसका भी घर तहस नहस हो जाएगा और उसकी भी मौत तुम्हारी वजह से होगी। जिया जो कहती है, आप सब जानते हैं। रियांश कहते हैं, सब कुछ जानता हूँ, इतना कुछ कि तुम भी अपने बारे में नहीं जानती, बाकी तुम्हारी मर्जी। आइए जानते हैं अब जिया का क्या डिसीजन होने वाला है। क्या वो अपने परिवार को बचा पाएगी या रियांश का पागलपन उसके पूरे परिवार को आज के आज ख़त्म कर देगा। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या मोड़ होने वाला है जिया की ज़िंदगी का। आइए जानते हैं आगे क्या होगा और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप डिवाइस फॉर सेल्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।